नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं कि भाषा, जेंडर और भारत का नक्शा, आखिर इन तीनों का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है। अच्छा, हम लोग भाषा के बारे में क्या सोचते हैं? यही ना कि इसका काम है दुनिया को डिस्क्राइब करना, चीजों को बस नाम दे देना। मतलब ये सेब है, वो कुर्सी है, सिंपल। पर क्या कहानी बस इतनी ही है? या फिर सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि भाषा सिर्फ दुनिया बताती नहीं बल्कि हमारे लिए दुनिया बनाती है? मतलब जिस तरह से हम सोचते हैं उसे ही आकार देती है। आज हम इसी कमाल के आइडिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बड़े से आइडिया को समझने के लिए एक बहुत ही मजेदार उदाहरण देखते हैं। और इसके लिए हमें थोड़ी देर के लिए भारत से बाहर चलना होगा। यहाँ जरा देखिए, ये है नामीबिया की हिम्बा ट्राइब का एक दिमाग घुमा देने वाला उदाहरण। इनकी भाषा में पता है क्या, हरे और नीले रंग के लिए अलग अलग शब्द ही नहीं है। और इसका नतीजा, उन्हें इन दोनों रंगों में फर्क करने में बहुत मुश्किल होती है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। उनकी भाषा में हरे रंग के ही अलग अलग शेड्स के लिए ढेरों शब्द हैं। और वो हरे रंग के एक ऐसे शेड को भी पलक झपकते पहचान लेते हैं जिसे हम और आप शायद देख भी ना पाएं। ये बिल्कुल साफ दिखाता है ना कि भाषा सिर्फ बोलती नहीं, वो हमें दुनिया दिखाती भी है, अपने तरीके से। ठीक है, तो ये तो हुआ रंगों का उदाहरण। अब इसी आइडिया को भारत पर लागू करने से पहले दो शब्दों का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। वो शब्द हैं सेक्स और जेंडर। तो देखिए, सेक्स जो है वो एक बायोलॉजिकल चीज है। मतलब शरीर की बनावट, क्रोमोसोम्स जैसे XX या XY, ये पूरी दुनिया में एक जैसा ही है। लेकिन जेंडर, वो एक सोशल और साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। इसमें मैस्कुलिन, फेमिनिन जैसी बातें आती हैं। और ये हर कल्चर में, हर समय में अलग अलग हो सकता है। ये एक पहचान है। अब ये फर्क समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं भाषाओं के अंदर के जेंडर की, जिसे कहते हैं ग्रामेटिकल जेंडर। और यहीं से कहानी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। जरा सोचिए, क्या होता है जब कोई भाषा बेजान चीजों को भी जेंडर देने लगे, जैसे एक मेज, एक कुर्सी या एक नदी को? लैंग्वेज की दुनिया में इसी चीज को कहते हैं ग्रामेटिकल जेंडर। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां भाषाएं बेजान चीजों को भी मैस्कुलिन या फेमिनिन मान लेती हैं। मतलब उन्हें पुल्लिंग या स्त्रीलिंग की तरह ट्रीट करती हैं। अरे हम तो हिंदी में ये रोज ही करते हैं ना। पहाड़ खड़ा है, नदी बह रही है। पहाड़ पुल्लिंग, नदी स्त्रीलिंग। और इसका हमारी सोच पर असर कितना गहरा पड़ता है, ये स्टडी देखिए, कमाल की है। जर्मन और स्पेनिश बोलने वालों को एक ही पुल की तस्वीर दिखाई गई और उसके बारे में बताने को कहा गया। अब मजे की बात यह है कि जर्मन भाषा में पुल के लिए जो शब्द है, दी ब्रुक है, वो फेमिनिन है, स्त्रीलिंग है। तो लोगों ने उसे कैसा बताया? खूबसूरत, नाजुक, सुंदर। वहीं स्पेनिश में पुल का शब्द एल पुएंते मैस्कुलिन है, पुल्लिंग। तो स्पेनिश बोलने वालों ने उसे क्या कहा? मजबूत, लंबा, टिकाऊ। सोचिए जरा, पुल तो एक ही था, लेकिन सिर्फ भाषा के जेंडर ने लोगों का पूरा नजरिया ही बदल दिया। तो अब इसी आइडिया की चाबी लेकर चलिए भारत के भाषाई नक्शे का दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि यहाँ जेंडर का सिस्टम कितना रंगीन और विविध है। इस चार्ट पे एक नजर डालिए। ये भारत की भाषाई खूबसूरती है। यहाँ जेंडर को लेकर कोई एक नियम नहीं है, बल्कि कई अलग अलग सिस्टम्स हैं। एक तरफ हिंदी और पंजाबी जैसी भाषाएं हैं जहाँ दो जेंडर हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन। फिर मराठी और गुजराती हैं जहाँ तीन जेंडर होते हैं। और फिर बंगाली और मलयालम जैसी भाषाएं हैं जहां कोई ग्रामेटिकल जेंडर है ही नहीं। और तो और तमिल और कन्नड़ का सिस्टम तो बिल्कुल ही अलग है, जो रैशनल और इरैशनल पर आधारित है। मतलब कितनी वैरायटी है। पहले दो जेंडर सिस्टम की बात करते हैं, जैसे अपनी हिंदी। यहाँ हर संज्ञा, हर नाउन या तो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। और इसका असर सीधे सीधे क्रिया और विशेषण पर पड़ता है। जैसे राहुल अच्छा लड़का है, लेकिन अंजलि अच्छी लड़की है। यहाँ तक कि बेजान चीजों का भी जेंडर है, और इसका कोई लॉजिक नहीं है ना। कार स्त्रीलिंग है पर ट्रक पुल्लिंग क्यों? शायद हमारे दिमाग में कार की बनावट फेमिनिन गुणों से और ट्रक की ताकत मैस्कुलिन गुणों से जुड़ी हुई है। अच्छा, अब चलते हैं मराठी और गुजराती की तरफ। यहाँ कहानी में एक और जेंडर जुड़ जाता है। यहाँ दो नहीं बल्कि तीन जेंडर हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और न्यूटर यानी नपुंसकलिंग। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक उदाहरण। गिरना क्रिया को लेते हैं। मराठी में अगर राहुल गिरा तो कहेंगे पडला, अंजलि गिरी तो पडली, और अगर किताब गिरी तो पडले।
देखा, किताब के लिए एक बिल्कुल अलग क्रिया। यही चीज गुजराती में भी होती है। ये जो तीसरा जेंडर है, ये एक तरह से बेजान चीजों को इंसानों से एक अलग ही कैटेगरी में रख देता है। और अब आते हैं तमिल और कन्नड़ के बिल्कुल ही यूनिक सिस्टम पर। यहाँ दुनिया को मैस्कुलिन या फेमिनिन में नहीं बांटा जाता, नहीं, यहाँ सवाल ही कुछ और है। यहाँ पूछा जाता है, क्या कोई चीज सेल्फ अवेयर है, क्या उसमें चेतना है? तो देखिए, भगवान, राक्षस और इंसान जिनमें चेतना होती है, उन्हें रैशनल या उच्च वर्ग में रखा जाता है, और बाकी सब, जानवर, पेड़, पत्थर, नदी, सब इर्रैशनल यानी निम्न वर्ग में। ये तो दुनिया को देखने का एक पूरा का पूरा फलसफा ही अलग है ना? और हाँ, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत की बहुत सी बड़ी भाषाएं जैसे बंगाली, असमिया, मलयालम, इनमें ग्रामेटिकल जेंडर का कोई चक्कर ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है। उनके लिए एक मेज बस एक मेज है, एक नदी बस एक नदी है। उसे मैस्कुलिन या फेमिनिन के चश्मे से देखने की कोई जरूरत ही नहीं। तो इस पूरी बातचीत का, इस सारी भाषाई वैरायटी का क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि भारत में कोई एक दुनिया नहीं है। यहाँ एक साथ, एक ही समय पर कई दुनियाएं बसती हैं। एक बहुत ही खूबसूरत कहावत है, हर भाषा दुनिया को देखने का एक अलग नजरिया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि एक हिंदी स्पीकर दुनिया को मैस्कुलिन फेमिनिन के चश्मे से देख रहा है, एक तमिल स्पीकर उसी दुनिया को चेतना के आधार पर रैशनल और इरैशनल में बांट रहा है, और एक बंगाली स्पीकर को शायद इन सब बंटवारों की जरूरत ही महसूस नहीं होती। तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। अगर हर भाषा सच में एक अलग दुनिया है, एक अलग नजरिया है, तो सिर्फ हमारे देश भारत में ही एक साथ कितनी दुनियाएं जी रही हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।